कैलाश, दो बड़ी हॉट सीट है रायपुर की और ऐसे में छत्तीसगढ़ की, माफ कीजिएगा, ऐसे में वहां पर क्या समीकरण आपको दिख रहा है? और आदित्य, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी बिल्कुल, बता देना चाहता हूं कि 7 तारीख 7 बजे और 7 सीट पर कल मतदान होना है और इस मतदान को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। सबसे बड़ा सीट जो है अभी रायपुर है और कोरबा है। इसके अलावा दुर्ग है, दुर्ग के साथ साथ जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद ये आपका सरगुजा, ऐसा करके ये 7 सीटें हैं। 7 सीटों में दिलचस्प मुकाबला है, दोनों पार्टियां जबरदस्त मेहनत की है। अब जो है वो मतदाताओं की बारी है और मतदाता कल सुबह 7 बजे से ही मतदान जो है वो देना शुरू कर देंगे। सीआरपीएफ की टीम की भी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। यहाँ पर 168 जो प्रत्याशी है वो मैदान में है और इन 168 प्रत्याशियों का जो भाग्य का किस्मत है वो कल जो है वो आना शुरू हो जाएगा और यहाँ जो है वो तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। अदिति मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, अब अगर ओवरऑल देखें 93 लोकसभा सीटें जिस पर कल मतदान होना है अदिति, लेकिन वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की किस्मत तय होने वाली है। वोटिंग परसेंटेज हमने देखा लगभग 65-66% के आसपास दोनों फेज में रहे हैं। अब जब ये तीसरा फेज होगा और हम मिडवे पहुंच जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी किस्मत यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसाइसिव मोड लेना शुरू कर देगी। बिल्कुल यही वजह है कि शिखा, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पिछला जो आपने देखा होगा जो 10 दिन निकले हैं उसमें चुनाव प्रचार का तरीका बदला, बयानबाजी बदली, मुद्दे बदले। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो जमीन पर, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम बातें, लेकिन जैसे ही रैलियों में ये मुद्दे गौण हो जाते हैं, रैलियों में जाते जाते मुद्दे तमाम बदल जाते हैं। और इस बार आप देखें कि इस बार का जो पैटर्न है वो अलग है। कैसे, पहली बात समझ में आए। पहला जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि ये तीसरे चरण के चुनाव में चाहे वोटिंग परसेंटेज कैसा होता है या उसके बाद का जो माहौल कैसा होता है कि तमाम जो वोटरों की तरफ से निकल कर आता है, ये बहुत डिसाइसिव होने वाला है कि इस चुनाव के नतीजे किस दिशा में जाता है। आपने पहले फेज में देखा और दूसरे फेज में केवल और केवल हमने बात वोटिंग परसेंटेज की खास तौर पे दूसरे फेज तक तो स्थिति यह आ गई थी कि हमने मुद्दों की बात करना बंद कर दिया था। हम और शिखर, शायद आप और मैंने भी जब डिस्कशन किया तो हमने यही बातें शुरू की थी, यही बातें चर्चा कर रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज क्या बताता है, वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं हो रहा, और इलेक्शन कमीशन ने भी किस तरीके से अपना 3rd गियर 4th गियर बदला था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। ऐसी स्थिति में इस चुनाव, और ये बहुत रोचक है कि गुजरात की 26 सीटों के चुनाव है, असम की बची हुई सीटों के चुनाव है, इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की उन 10 सीटों पर चुनाव है जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं पे सपा बहुत अच्छी है, कहीं पे सपा ने इनरोड्स करी ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हर राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं अभी 3rd फेज में, इसमें किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ क्या जाति पर चुनाव होता है, राष्ट्रवाद पर चुनाव होता है, मुद्दों पर होता है, ये सारी चीजें अगले जो बचे हुए फेजेस हैं जिसको हम कहेंगे 4, 5, 6, 7, उसमें क्या नतीजे आएंगे और फिर अंततः 4 जून को क्या नतीजे आएंगे वो बहुत डिसाइसिव तरीके से बताने योग्य होगा। जी अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश में भी एक एक करके आऊंगी अदिति, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़े हुए। सत्यप्रकाश, 11 सीटें और बहुत ही हॉट सीट है और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जैसी सीटें हैं, वहां पर इस समय क्या समीकरण, मुद्दे क्या है इस समय? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों के लिए कल मतदान होने वाले हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार किया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो है जरूर कहीं न कहीं बढ़त देखा जा रहा है। खास बात यह है कि जो मतदान का परसेंटेज है वो बढ़ा है, और जब भी मतदान का परसेंटेज बढ़ा है तब भी देखा गया है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंटेज बढ़े हैं। अब अगर बात करें कि 11 सीटों में सबसे प्रमुख जो सीटें हैं, बारामती की है, कोल्हापुर की है, सिंदूर की है, रत्नागिरी की है, सतारा की है और सांगली की है। बारामती में देखा जाए तो ननद भाभी आमने सामने, मतलब पावर परिवार की जो है पावर देखने को मिल सकती है। रत्नागिरी में देखा जाए तो नारायण राणे के सामने जो है विनायक राउत हैं जो सांसद वहाँ के हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो नारायण राणे के सामने आए हुए हैं और लगातार जो है योगी आदित्यनाथ ने उनके लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी किया है। कोल्हापुर की बात करें तो उदयराज सिंधिया जो लगातार
कोशिश कर रहे हैं कि एक बार उन्हें इस सीट से मौका मिले और उन्हें जो है जीत मिले। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि सभी सीटों पर जो है दावेदारी मानी जा रही है और लोगों का रुझान भी है कि इस बार जो है फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सांसद पीएम को जो है का चेहरा बनाया जाए। चलिए ठीक है, अक्षय राय भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अक्षय, उत्तर प्रदेश का समीकरण जरा जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ रहा है और जो लोग समाजवादी पार्टी परिवार के हैं उनकी किस्मत दांव पर है। सामने ऐसे प्रत्याशी जो टक्कर देते हुए नजर आएंगे, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या एंगल दिख रहा है इस वक्त? शिखा, देखिए 10 सीटों पर मतदान होना है कल और 10 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यादव बेल्ट में कह सकते हैं कि ये मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी और 3 यादव परिवार के जो बड़े सदस्य हैं वो इसमें किस्मत आजमा रहे हैं। अक्षय यादव रामगोपाल यादव के बेटे हैं, उनकी किस्मत दांव पर है। फिरोजाबाद से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने विश्वदीप सिंह हैं, बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वो सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। दूसरी सीट जो महत्वपूर्ण हो जाती है बदायूं की, शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव इस बार चुनावी मैदान में हैं। वो भी सीट पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार टिकट बदल दिया गया है और टिकट दिया गया है दुर्जीत सिंह शाक्य को। एक बेहतर फाइट होती हुई नजर आ रही है। बरेली की सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। संतोष गंगवार वहां से 8 बार सांसद थे, लेकिन उनका टिकट बदल दिया गया। छत्रपाल गंगवार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने अगर देखें तो प्रवीण सिंह ऐरन, जो कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे, 2009 में उन्होंने जीत हासिल की थी, वो इस बार सपा से उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से वो चुनाव मैदान में है। वो काफी सीट महत्वपूर्ण हो जाती है और आंवला की सीट भी हाई प्रोफाइल सीटों में जानी जाती है, तो वहां पर नीरज मौर्य चुनौती देते हुए सांसद धर्मेंद्र कश्यप के सामने आएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं आगरा से, उनकी किस्मत निश्चित रूप से दांव पर है। एसपी सिंह बघेल, और वहां पर इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है और बसपा ने भी एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतार करके त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर एटा की बात करें तो राजवीर सिंह फिर से चुनावी मैदान में है और ये माना जा रहा है कि वो उनको चुनौती जरूर मिलेगी, लेकिन एटा बीजेपी के लिए काफी मुफीद सामने होने जा रही है। हाथरस की सीट इस बार केंद्रीय माफ कीजिएगा राज्य मंत्री वाल्मीकि हैं, अनूप वाल्मीकि, उनको चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है और वहां की सीट भी काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। फतेहपुर सीकरी से वर्तमान में राजकुमार चहर सांसद हैं, उनके सामने फौजी सिकरवार को चुनावी मैदान में उतार करके इंडिया गठबंधन ने एक चुनौती देने की कोशिश की है। तो ये कहा जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी हो, फिरोजाबाद हो, आगरा हो, बदायूं हो, बरेली हो, आंवला हो या एटा, हाथरस और संभल की पिछली सीट जो थी वो सपा ने जीत हासिल की थी और खास बात ये रही है कि उनके बेटे इस बार चुनावी मैदान में, यानी कि तमाम वीआईपी सीट्स हैं। अक्षय, ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई है। अदिति, देखिए अक्षय ने बड़े डिटेल में जो है पूरे 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के समीकरण को समझा दिया।